अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में खुशामदीद। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। नया दिन नई सुबह है। दुआ है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। व्यूअर्स, इंसान के रवैये और आदात इंसान की पहचान है और किसी भी इंसान के रवैये और आदात देखकर उसकी शख्सियत के बारे में मुस्बत और मनफी तासुर कायम कर लिया जाता है। बहुत से अफराद ऐसे रवैयों को अपनाए हुए हैं जो कि उन्हें अपने रिश्तों को मजबूत करने, कैरियर को आगे बढ़ाने और खुशियों को हासिल करने में रुकावट का बाइस बन जाते हैं। मनफी रवैयों का मुसलसल इजहार बड़े मसाइल को जन्म देता है और इन रवैयों में सबसे ज़्यादा फ़र्द के करीबी लोग मुतासिर होते हैं। ऐसे रवैये और आदात जो कि ना सिर्फ फ़र्द के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। मनफी रवैयों की बात की जाए तो बाज़ अफराद अपनी गलतियों का मलबा दूसरों पर डाल देते हैं, यानी कि ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है और एहसास जुर्म में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं और हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो दूसरों से बढ़तर है। गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन उसके इजहार का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बाज़ अफराद गुस्से का इजहार चीख चिल्ला कर करते हैं और बाज़ अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी से माफ़ी नहीं मांगते, हर वक्त दूसरों से शिकायत करते रहते हैं, तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, या ऐसे नहीं किया, और अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे इंसान की शख्सियत का मनफी और कमज़ोर पहलू नुमायाँ होता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि उन अफराद को एहसास दिलाया जाए कि वो अपने रवैये और आदात को तब्दील करें। किसी भी अच्छी आदत को पैदा करने के लिए इंसान को शऊरी कोशिश करना पड़ती है। अगर ऐसे अफराद अपने अंदर तब्दीली ले आएँ तो उनकी अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उनके मुंसलिक दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी मस्बत तब्दीली आ जाएगी। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस का। नाज़रीन, सेहत के हवाले से जब भी बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल छोटे बच्चों का आता है, क्योंकि नन्हे बच्चों पर वायरस हो या कोई भी बीमारी बहुत जल्द हमला करती है, जिसके बाद वालिदैन अपनी औलाद को अपने हाथ में उठाए दर बदर हॉस्पिटल्स के धक्के खा रहे होते हैं। अगर वायरस की बात करें तो बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक पोलियो है। ये वायरस नन्हे बच्चों को माजूर कर छोड़ता है और एक मुकर्ररा उम्र में वैक्सीन के अलावा कोई भी इलाज नहीं है। ताहम हुकूमत नन्हे बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए सरगर्म है। वफाक की जानिब से डोर टू डोर पोलियो कैंपेन जो है वो जारी है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 44 मिलियन से ज़ायद बच्चों के लिए इंसदादे पोलियो की मुहिम मुल्क गिर मुहिम का चौथा रोज़ जारी है। 15 जनवरी बरोज़ इतवार को ये मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम के तहत पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 44.2 मिलियन बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे और हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। पंजाब में 22.52 मिलियन बच्चों को, जबकि सिंध में 10.1 मिलियन और KPK में 7.4 मिलियन बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के टीके लगाए जाएंगे। इंसदादो पोलियो मुहिम 20 जनवरी तक पंजाब, सिंध, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेगी। और सबसे अहम बात यह है कि पहली बार इंसदादे पोलियो मुहिम विटामिन A के इजाफी खुराक के साथ मौजूद है। पोलियो मुहिम के हवाले से बहुत से अहम सवालात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ खिज़र इफ़साल साहब, सरबराह पोलियो इंसदाद मुहिम पंजाब, और उसी के साथ साथ नुमाइंदा लाहौर मोहम्मद बिलाल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। फाइनल सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज चौथा रोज़ है, तो अभी तक किस तरह से पोलियो कैंपेन चल रही है? जी बिल्कुल, आज हमारा 4th डे है। 16 से ये स्टार्ट हुआ था। जो इनिशियल 3 डेज़ होते हैं जी, वो तो हमारे कैंपेन डेज़ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज़ होते हैं उसको हम कैचअप डेज़ कहते हैं। कैचअप डेज़ का बेसिकली मकसद ये होता है कि 3 दिनों में जो बच्चे पोलियो के कतरे पीने से रह गए उनको वापस उनके घरों में जाके पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। हमारा जो पंजाब का टारगेट था जी, वो ऑलमोस्ट कोई 2.5 करोड़ के करीब बच्चों को हमने पोलियो के कतरे पिलाने थे, जिसमें से हम आज तक 2 करोड़ प्लस बच्चों को पिला चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा 2 कैचअप डेज़ हैं, उनमें कवर हो जाएगा। जो हमारे 3 अजला हैं, पिंडी, फैसलाबाद और लाहौर, उनको हम वेरी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें हमारी ये कैंपेन एक्स्ट्रा 2 डेज़ चलती है। अच्छा। क्योंकि ये बड़े अजला हैं, आबादी ज़्यादा है, तो हम कैचअप डेज़ यहाँ पे 2 की बजाय 4 करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट जो है वो 100% हम ज़रूर अचीव कर लेंगे जी, इंशाल्लाह ताला।
ठीक है सर, ये एक अवेयरनेस क्यों नहीं लोगों में होती, लाइक पोलियो को लेकर क्या मिसकंसेप्शंस है लोगों में? अनफॉर्चुनेटली जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया में ऐसे दो ममालिक हैं जहां आज भी पोलियो का वायरस मौजूद है। बिल्कुल। और हमारी अब तो मीडिया की वजह से और जो हमारी जो काविशें हैं उनकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। पेरेंट्स को अब इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि अगर वो पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, उनके बच्चों में पोलियो के वायरस के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत नहीं होगी तो वो पूरी उम्र की माजूरी उनके बच्चों को लायक हो सकती है अनफॉर्चुनेटली। हाउएवर अभी भी कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी डिफरेंट किस्म की मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जिसमें कुछ लोगों को ये लगता है कि कोई ये खुदा न खास्ता उनके बच्चों को इन द लॉन्ग टर्म किसी और तरीके से अफेक्ट कर सकती है। अच्छा। कुछ लोगों को ये लगता है कि जी बार बार क्यों पिलाए जा रहे हैं, एक दफ़ा पिला के क्यों नहीं बस कर देते। तो इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। उसमें हमारे डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। हम अपने रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश की जाती रहती है कि ये पोलियो के कतरे जो हैं हर लिहाज से सेफ़ हैं और इनको पिलाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी चीज़, हेल्थ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनसे हम लोगों को ये यकीन दिलवाने की कोशिश करते रहते हैं कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और खुदा न खास्ता किसी भी बैरूनी एजेंडे के तहत ये नहीं पिलाए जा रहे होते। कॉमन चीज़ है, बहुत लोगों को लगता है भाई ये कोई बैरूनी एजेंडा है जिसके तहत लोगों को पिलाए जाते हैं बच्चों। जी मैं गुजारिश करता हूँ, देखें दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो का वायरस है। बैरूनी एजेंडा खुदा न खास्ता इसलिए इसको नहीं कहा जा सकता कि जब 2 ममालिक में वायरस मौजूद है इसका मतलब है पूरी दुनिया में वायरस के फैलने का ख़तरा है। बिल्कुल। तो जो बाकी ममालिक है दुनिया के, उनका इंटरेस्ट हमारे मुल्क से पोलियो के वायरस को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर हम पोलियो फ्री होंगे तो इन द एंड ऑफ द डे पूरा दुनिया जो है, हर मुल्क दुनिया का, वो पोलियो फ्री होगा। तो इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हुकूमत के लेवल पे भी, हम अपने लेवल पे भी और बाकी जो हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं वो सब मिलके कोशिश करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। हमारी कवरेज जो है वो अब 100% से भी ज़्यादा होती है। लोग खुद हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे आके अपने बच्चों को अगर कहीं मिस हो जाएं तो वो आके अपने बच्चों को कतरे पिलवाते हैं और जो इंसिडेंसेस होते थे रिफ्यूज़ल्स के उनमें बड़ी ड्रास्टिक कमी आई है। तो इससे साबित होता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर जो ये मिसकंसेप्शंस थी उनका काफ़ी हद तक जो है वो खात्मा हो चुका है। और हमारी भी यही कोशिश होती है हम जितनी कैंपेन्स जो हैं इसको चला सके ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। आपने भी बताया कि सिर्फ 2 कंट्रीज़ में पोलियो जो है वो रह गया है, क्या बाकी कंट्रीज़ में था, उन्होंने रिकवर कर लिया है या ऑलरेडी केसेस थे ही नहीं? जी ऐसा ही है। दुनिया में पोलियो का वायरस तो बहुत सारे ममालिक में मौजूद था। अभी मोस्ट रिसेंटली नाइजेरिया जो है वो पोलियो फ्री हो गया है। उसमें जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसमें 3 साल तक एक मुल्क को मॉनिटर किया जाता है। अगर 3 साल तक वहाँ पे कोई भी पोलियो का केस ना आए, कोई भी माहौलियाती जो नमूना जिसको हम एनवायरमेंटल सैंपल कहते हैं वो पॉजिटिव ना हो तो उसको पोलियो फ्री का स्टेटस दे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ममालिक थे जहाँ पे पोलियो का वायरस मौजूद था और उन्होंने इसी तरह ही वहाँ पे रिगरस किस्म की पोलियो कैंपेन्स चला के अवेयरनेस जो है लोगों को दे के उन्होंने अपने ममालिक से पोलियो का ख़ात्मा किया है। तो इंशाल्लाह ताला हम भी उन्हीं लाइंस पे काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि 2026 तक हमने पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला पोलियो फ्री बनाना है और हमें काफ़ी उम्मीद है। हमारे जो स्टैट्स हैं वो बहुत ही इंकरेजिंग हैं और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक कोई पोलियो का केस नहीं आया है। तो हम उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला कि हमारा जो 2026 का पाकिस्तान का पोलियो फ्री बनाने का टारगेट है वो इंशाल्लाह ज़रूर अचीव होगा। इंशाल्लाह जी। अब बिलाल की तरफ बढ़ते हैं। बिलाल, आप मुझे बताएं, चौथा रोज़ है आज, लोगों की तरफ से किस तरह का फीडबैक अभी तक आ रहा है? देखें, ये जो कैंपेन है ये जो पंजाब में शुरू होती है फिर लाहौर में भी शुरू होती है। यहाँ पे जो पोलियो के हवाले से जो एक्टिविटी है ये बड़ी अच्छी जाती है और हमेशा की तरह, क्योंकि जब भी एक साल के अंदर 3 से 4 जितनी भी कैंपेन्स होती हैं तो इसमें जो टारगेट है टू सम एक्सटेंट वो पूरा कर लिया जाता है। कुछ परसेंटेज रह जाती है रिफ्यूज़ल की, जिस खिज़र साहब ने बताया कि वो भी अब बड़ी हद तक उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही। कैचअप डेज रखे जाते हैं तो वहाँ पे जाके बच्चों को पिलाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है ये फिर जितने भी आपके डिस्पेंसरीज़ हैं या DG हेल्थ ऑफिस है, यहाँ पे हमेशा वैक्सीन अवेलेबल रहती है। तो अगर किसी की मिस हो जाती है तो फिर खुद से भी आके उनको अब इतना शौक़ होना चाहिए कि जिनकी मिस हो गई आके वो लगवा लें। तो जहाँ तक इस वक्त पंजाब में एक्टिविटी की बात है वो टारगेट तो खैर अचीव कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इशू ये आता है कि लाहौर और पंजाब के अंदर भी
जो इन्वायरमेंटल सैंपल जो पॉजिटिव आते हैं, जो कि फिर आगे जो बच्चे माइग्रेट करके दूसरे मतलब सिटीज़ से जब इधर आते हैं या प्रोविंस से आते हैं, तो वो फिर जब यहाँ पे स्टूल करते हैं, फिर उनके खाने पीने से जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर वायरस फिर उनके अंदर जाता है, तो वो मुतासिर होते हैं। इसमें अच्छा। बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ों की चूँकि इम्यूनिटी एक मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उनको इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जो बिलो 5 ईयर्स हैं तो उनको वो इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बच्चे जो हैं मुतासिर हो जाते हैं। तो लेकिन ये भी है कि हमारे को 2-3 माह से लाहौर के अंदर भी जो पहले आया था एक नेगेटिव, वो भी अब पॉजिटिव हो चुका था। लाहौर में भी इस वक्त सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, पंजाब में भी बेहतर है। अब ज़रूरत फिर इस समर की है, क्योंकि अब हमने चूँकि पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियाँ में बाहर जाते हुए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं। मुझे याद है एक स्टेटमेंट आई थी सऊदी अरेबिया की, उनकी जानिब से कहा गया था हज उम्रे वालों के लिए भी हम सख्तियाँ कर देंगे। तो इस वजह से अब ये पंजाब से हट के सिंध, केपीकी, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, इन सब जगह पे जिस तरह पंजाब बेहतर तरीके से इसको रन कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर कर रहा है, पॉलिसीज़ को बेहतर किया है, लोगों को ट्रेन किया। अभी खिज़र साहब के ही एक हफ़्ता पहले इन लोगों की जानिब से कुछ 20,000 के करीब जो वर्कर्स थे और उनको ट्रेन किया गया। फिर उनको आगे जो है आगे मज़ीद लोगों को तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया। तो इसी वजह से जब ये पंजाब के अलावा जो दूसरे प्रोविंस के में डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरह काम करेगा, ताकि अगर पंजाब से कोई बच्चा जाता है किसी और प्रोविंस में तो वहाँ पे पोलियो वायरस ना फैला के अगर उधर से कोई यहाँ पे माइग्रेट करता है तो यहाँ पे उस प्रोविंस को वो ख़राब ना कर सके। तो इस तरह की मज़ीद इनके अंदर कोलैबोरेशन बेहतर होनी चाहिए, ताकि ये जो सिस्टम है ये पोलियो वायरस इसको ख़त्म किया जा सके। चूँकि अब आप देखेंगे इंडिया हमारे से कितना गुना बड़ा है, वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बांग्लादेश में ख़त्म हो चुका है। और मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इक्का दुक्का में भी कोई केस हो, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन इस वक्त वो काम कर रहे हैं। जिस तरह खिज़र साहब ने कहा था कि वो 3 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, फिर उसके बाद क्लियर कर देते हैं। तो इस वजह से लेकिन पाकिस्तान अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं से कोई एक आध केस रिपोर्ट हो जाता है, वो सारी जो मेहनत है उस पर फिर पानी फिर जाता है। तो इस वजह से अब पंजाब से हट के हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो उधर के इलाके हैं, केपीकी के खासकर शुमाली वज़ीरिस्तान के बंदों के, वहाँ पे एक कोलैबोरेशन करें, वफाक लेवल पे ये सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त किसी एक प्रोविंस का, ये एक सिटी का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। अब सबको कहीं से भी पाकिस्तान से कोई बाहर ट्रैवल करने के लिए जाएगा तो उसको शर्मिंदगी का सामना जी अपनी वो दिखाएं कहाँ पे आपका पोलियो सर्टिफिकेट या कतरे पिला के जाएँ। तो हम जैसे भी बनाते हैं सर्टिफिकेट, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यह है कि इस वक्त हमारे ऊपर एक धब्बा है। तो जैसा खिज़र साहब ने बताया कि एक रखा है टारगेट कि 2026 तक हम इसको पाकिस्तान में पोलियो फ्री बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तान की ख्वाहिश है, होनी चाहिए कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएं और हर जो तबके के लोग हैं उसको इसको सपोर्ट करना चाहिए। जब भी पोलियो टीम्स घर आएँ उनको वेलकम करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ना कि उनको आप झूठ बोल के उनको वापस भिजवा दें। किसी का नुकसान नहीं होना, ये सिर्फ आपके अपने बच्चे का नुकसान होता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम एज नेशन ये जो फेथ है, ये जो काम है, इसको लेके चलें और पाकिस्तान को पोलियो फ्री करें। बिल्कुल जी। खिज़र साहब आप मुझे ये बताएं कि मोस्टली जैसे अभी इन्होंने भी बताया, बिलाल ने भी, अक्सर मैंने भी ये देखा है पर्सनली रूरल एरियाज़ में कि जब उनके घर पर टीम आती है तो लोग कह देते हैं हमारे घर में बच्चे ही नहीं हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए, मैंने गुजारिश की ना जी कि कुछ अभी भी लोगों के जहनों में ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं। उनको ये लगता है कि ये बार बार टीम्स जो आती हैं तो इसके पीछे कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात है जो कि उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। असल में होता ये है कि जो पोलियो वायरस है ना जी, इसको कहते हैं कि ये बड़ा स्मार्ट वायरस है। और ये एक, क्योंकि बच्चे 5 साल से कम जो होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, उसको ये अटैक कर सकता है। और ये इस परवरिश पाता है जी एक इंसान की गट में, इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं। बार बार कतरे पिलाने का मकसद ये होता है कि जितनी दफ़ा ये बच्चा कतरे पिएगा उतनी ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये कतरे पीने के बाद बार बार जब इम्यूनिटी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अगर खुदा न खास्ता उसको वायरस हिट भी करे तो उसको पोलियो नहीं होता। अब यही हमारी कोशिश होती है। अब जैसे अभी ये बिलाल साहब भी ये बता रहे थे कि हमारे आज भी इन्वायरमेंटल सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं। लास्ट नवंबर में हमारा लाहौर और फैसलाबाद में पॉजिटिव आया था। असल में पॉजिटिव आने के बाद का जो हमारा रिस्पांस है वो अहम है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, हमारे जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स थे वो हम 19 शहरों से कलेक्ट करते थे। 250 के करीब हमने कलेक्ट किए और उनकी पॉजिटिविटी जो परसेंटेज थी वो अराउंड 60% थी। अच्छा। 2021 में आते आते वो कम होके
अब 4% और 6% 21 में और 22 में 4% रह गई। जबरदस्त। इससे साबित होता है कि हमारा जो रिस्पांस है, हमारी जो कैंपेन्स हैं वो सही डायरेक्शन में चल रही हैं। हाउएवर अभी भी बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। जो पूरा पाकिस्तान का जो पोलियो प्रोग्राम है वो एक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अंडर काम करता है, जिसके ऊपर फेडरल हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है। और जैसे अभी बिलाल साहब भी बता रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा जो पोलियो केसेस जो हैं वो केपी में, साउथ केपी में 20 के करीब थे लास्ट ईयर। तो जब तक चारों सूबों का एक कंसंट्रेटेड रिस्पांस नहीं आता, एक कोलैबोरेटेड रिस्पांस नहीं आता, तो अनफॉर्चुनेटली इसको फिर ओवरऑल ख़त्म करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। मगर अच्छी बात यह है कि ओवरऑल चीज़ें अब इम्प्रूव कर रही हैं। जो स्टैट्स अब से 2-3 साल पहले के थे उनमें अब काफ़ी जो है वो बेहतरी आ गई हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला यही है कि हम रिपीट करते रहें कैंपेन्स। और ख़ास करके मैं यहाँ पे मीडिया का तो हमें हमेशा ही हम शुक्रगुजार होते हैं। अभी भी मैंने ये देखा है कि जितनी मीडिया से लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, बार बार उनको जब बताया जाता है और वो एडवर्टीजमेंट्स भी चलती हैं, मीडिया कैंपेन्स भी होती हैं और ऐसे प्रोग्राम जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, तो उससे अब वो जो दस्तक पे दरवाज़ा नहीं खुलता था उसमें अब बहुत कमी आ गई है। और इस तरह ही इंशाल्लाह चलता रहा तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं, मगर अभी भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बिल्कुल जी। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा बच्चों को, जैसे नॉर्मली वैक्सीन होती है, 1 डोज होती है, 2 डोज होती है, तो 5 साल तक बच्चों को कम से कम कितनी दफ़ा पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने चाहिए? देखें, ये जो पोलियो वैक्सीन है ये अगर आप 1 साल के अंदर, हमारी चूँकि जितनी भी ये मुहिम होती है मैक्सिमम 5 होती हैं, वरना 3 से 4 होती हैं, तो अगर ये 10 दफ़ा भी पिला दें ना तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। इसका नुकसान वैक्सीन का है ही नहीं है। ये सिर्फ वैक्सीन पीने के बाद आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि वायरस के ख़िलाफ़ लड़ती है। बाकायदा इसका फ़ायदा ही है, इसका क्लियरली कोई नुकसान नहीं है। तो जितनी दफ़ा भी महकमा सेहत आप इस मुहिम को शुरू करें उतनी दफ़ा ही बच्चों को वैक्सीन पिलानी चाहिए। और मैं फिर ये बता रहा हूँ, इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सेव है। ये जितनी पिलाएंगे बच्चे के अंदर उतनी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, उसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, उतना ही वो पोलियो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सकेगा। तो ये जो है जितनी भी मुहिमात होती हैं ये बच्चों के लिए बेहतर होती है। तो इस वजह से कुछ सम टाइम ये होता है कि ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, सम टाइम ये होता है कि साथ ये इंजेक्शन वाला भी लगवाते हैं। तो आजकल ये साल तो वो सेम है या उनमें कोई डिफरेंस है? जो ड्रॉप्स पिलाने वाले जो हैं वो चूँकि उसकी मुहिम ज़्यादा होती है, लेकिन जो हाई रिस्क एरिया होते हैं तो उनमें भी इंजेक्शन लगाया जाता है। उसमें कि थोड़ी सी अंदर जो है ये उसकी कुव्वत जो मुदाफ़त होती है ये बेहतर होती है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ साथ ही विटामिन ए और ई की कैप्सूल वगैरह भी पिला रहे हैं बच्चों को, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है ये मज़ीद बेहतर हो। तो इसमें जो है ये ख़ानदान जितने भी वालिदैन ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना लें, ये सेव है और साथ दें हेल्थ डिपार्टमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं ये दी जा रही हैं। अगर आप एडवांस कंट्रीज़ में जाएं तो यहाँ पे तो हमारा एक सिस्टम है, तो जितनी भी वैक्सीन्स हैं EPI की वो 10 से 11 वो सारी फ्री में लगती है। बाकायदा आप किसी और कंट्रीज़ में चले जाएं वो पैसे दे के लगवानी पड़ती है। यहाँ पे घरों में आके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ पे खुद अपने बच्चों को जाके ले जाना पड़ेगा। तो एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, जो डोनर्स हैं, वो हमारे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका मकसद किसी को और बैरूनी जो गैर मुल्की एजेंडा नहीं है। तो इसी वजह से जो बीमारी है ये सिर्फ बीमारी की हद तक ही है। तो इसको सिर्फ एक बीमारी कंसिडर करें। पोलियो एक ख़तरनाक मुहलिक बीमारी है, ये जिनको होता है सिर्फ उनको पता चलता है। हमने ये भी देखा था कि लाहौर के अंदर भी आज से कुछ 3 साल पहले एक केस आया था, 14 साल का बच्चा जो कि मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक हुई और वो जो है पोलियो की तरफ चला गया, तो वो फिर उसकी डेथ भी हो गई थी। अच्छा, वैसे किस एज तक डायग्नोज कर सकते हैं हम सर? आमतौर पे तो ये पोलियो के बारे में कहा जा सकता है कि किसी भी एज में जो है अटैक कर सकता है। मगर आमतौर पे जैसे पहले हमने बात की कि 5 साल के बच्चे जो है वो उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होता है, मगर इसका ये है कि किसी भी एज में इंसान को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर उसने अपने जो चाइल्डहुड में ऐसे कतरे पिए हुए हैं, उसके बॉडी में पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी मौजूद है, तो इन द लॉन्ग रन फिर वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। हमारे बिलाल साहब की बात को जी मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे जो डोनर एजेंसीज हैं उनका हमें ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसमें बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, रोटरी है। ये सब वो अदारे हैं जो हमें वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ पोलियो की बल्कि और भी बहुत सारी जो हम बच्चों को घरों में जाके लगाते हैं। और
इन एजेंसीज़ का ना सिर्फ हमें वैक्सीन प्रोवाइड तक करने तक इनका हम पे जो है वो एहसान है, बल्कि हमें यहाँ पे ये बहुत असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इनका स्टाफ मौजूद है जो हमें असिस्ट करता है। महकमा सेहत पंजाब को असिस्ट करता है, इस तरह ही बाकी सूबों में जो बाकी सूबों के महकमा सेहत है उनको असिस्ट करता है। तो बस अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है जी, हमारे अपने लोगों की है, हमारे पेरेंट्स की है कि वो जो है वो कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को हर दफ़ा हर मुहिम में पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। बिल्कुल जी, हर दफ़ा हर मुहिम में बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 रोज़ रह गए हैं, तो जिन लोगों ने अपने बच्चों को अभी तक कतरे नहीं पिलाए वो घर पर टीम्स आती हैं, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं और पाकिस्तान को हम भी इसका टारगेट में अपना रोल अदा करें कि हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जी तो नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। लाहौर पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान का दिल है और आजकल तो ये मुल्की और सूबाई सियासत का भी घर बन चुका है। पंजाब की सियासत एक बार फिर इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पिछले दिनों में असम्बलियाँ टूटने के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही थी सब दम तोड़ गई थी और असम्बलियाँ तहलील हो गई। इसके बाद KP असम्बली भी तहलील कर दी गई। अब निगरान सेटअप लाना है तो ऑब्वियसली हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने हो गई हैं। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज में इत्तेफाक फिर से ना हो सका। निगरान वज़ीर आला की तकर्री अब पार्लिमानी कमेटी करेगी। गवर्नर पंजाब का पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर सप्तैन खान को ख़त। हुकूमती इत्तेहाद ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवान बख्त का नाम स्पीकर को भेज दिए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पार्लिमानी कमेटी के लिए भी 3 नाम स्पीकर को भेज दिए हैं। मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान के नाम शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि हुकूमती इत्तेहाद कौन से नए नाम सामने लाती है, जिसको देखते हुए पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान किसका नाम फाइनल करते हैं। इसके साथ कौमी सियासत की बात की जाए तो PDM शुरू से ही ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस आए और डायलॉग के ज़रिए मुल्की और सियासी मसाइल का हल निकाले। लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली वापस जाने का इरादा किया तो स्पीकर की जानिब से 35 अरकान असम्बली और PTI रहनुमाओं के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। नए सियासी बहरान को जन्म दे दिया गया। सियासी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नुमाइंदा लाहौर यासिन मलिक, जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। सर वेलकम टू जागो लाहौर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन आखिर है क्या, असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी गई हैं और इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा अभी तक? मैं समझता हूँ कि दोनों एक अपने अपने तौर पर जो लगे हुए हैं, ये यूँ समझ लें कि अपने अपनी उनको पड़ी हुई, वरना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। अब जो तहरीक इंसाफ ने जो नाम दिए हैं वो समझते हैं ये बहुत अच्छे नाम है और बिल्कुल संजीदा नाम है, और उन्होंने फौरी तौर पर जो अपोजिशन ने नाम दो दिए उन पे उनका ख्याल था कि इंतहाई गैर संजीदा नाम, यानी कि एक दूसरे लफ्ज़ में उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब इसका गवर्नर के पास तो फैसला हो नहीं सका। अब पार्लिमानी पार्टी में जब कल 22 घंटे की तख़ीर से अपोजिशन ने 2 नाम दिए, 3 नाम दिए अपने पार्लिमानी जो उनका वफ़द था, तो वो 22 घंटे की तख़ीर से कल वो सारा दिन इंतज़ार करते रहे, उन्होंने नाम नहीं दिए। फिर अब उन्होंने नाम दिए, अब आज उस पर मुशावरत होगी। अब जब गवर्नर के पास फैसला नहीं हो सका और तहरीक इंसाफ ने पहले ही कह दिया है कि ये इंतहाई गैर संजीदा नाम है, तो मतलब उनका ख्याल है ये कि ये जानबदार नहीं रह सकते जो लोग जो दोनों नाम दिए हैं, जो उनके बहुत उनकी लंबी रफ़ाकत और बहुत करीबी हैं, और जबकि जो PTI नाम दिए वो नाम है जो बिल्कुल क्रेडिबल नाम है, जो जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनका ख्याल है। ठीक है। तो ये अब यकीनी मुझे तो यही 100% यही लग रहा है कि ये पार्लिमानी पार्टी में भी ये फैसला नहीं होना। अच्छा। और बज़ाहिर लग रहा है कि जो अपोजिशन है, नून लीग है, PDM है, वो चाहती है कि ये इलेक्शन कमीशन तक ये जाए। आज जब मशावरत हो गई, अभी तीन दिन होते हैं, एक दिन गुजर गया, 22 घंटे कल और आज का और कल का दिन है,
तो इसमें भी अगर फैसला नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अच्छा, यानी फिर मजीद डिले होता दिखाई फिर देता 3 है। दिन फिर दरकार है। अच्छा। 3 दिन उनके पास भी हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं। वो इन चारों नामों में से कोई एक नाम उसमें दे देगा कि ये निगरान वज़ीर आला ही बनेगा, फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, अब अगर इलेक्शन कमीशन ने उन नामों में से कोई एक नाम चूज़ कर लिया जो अपोजिशन ने या नून लीग ने दिए, तो एक नया बहरान से फिर आपस शिद्दत स्टार्ट अख्तियार हो कर जाएगा। जाएगा। एग्जैक्टली। और वो इतना बड़ा होगा कि वो शायद संभाला ही ना जाए। और ये तहरीक इंसाफ इमरान खान ख़ास तौर पर वो उनको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी जानबदार है। बिल्कुल। वो भी अगर नाम देगा, उनमें से कोई नाम दे दिया तो वो फौरी तौर पर समझ जाएगा कि जानबदारी का उन्होंने मुजाहरा किया। बिल्कुल। अगर दोनों जो नाम है वो बहुत लंबी रफ़ाकत है उनके साथ, बड़ी दोस्ती है उनके साथ, और वो उनके अपने ही घर के ही बंदे हैं। ठीक है। तो इसी तरह जब ये अगर उनमें से हो गया जिसका कि चांस भी बन रहा है, तो अगर उन दोनों में से कोई हो गया तो एक नया बहरान फिर जन्म लेगा। और वो जो नया बहरान है वो इतना लंबा होगा और इतना शिद्दत का होगा कि शायद वो बाकी बहरानों से भी वो गालिब आ जाएगा। बिल्कुल जी। तो क्या लगता है कि जितने भी नाम हैं उनमें से एक फाइनलाइज होगा या फिर 2 फाइनल होंगे, उनमें से वोटिंग कराई जाएगी? नहीं, ये 2 नाम उन्होंने भेजे हैं, ठीक है, पीटीआई ने, और 2 नाम इन चारों से बाहर नहीं जा सकता इलेक्शन ओके। कमीशन। इन चारों में से एक नाम उन्होंने चूज़ करना ठीक है। है। अब जब वही आ जाती है कि उसको चूँकि चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। वो एंड पे जाते हैं, एंड पे जाके उन्होंने वो करना होता है। और वो उन्होंने फिर आगे इलेक्शन करना है, उन्होंने सूबे की बागडोर संभालनी है, उन्होंने आगे निगरान सेटअप बनाना है वज़ीर आला ने। तो इसलिए ये सोच समझ के आगे जब पहले तो कोशिश करें ये पार्लिमानी पार्टी में ये फैसला हो जाए, पार्लिमानी कमेटी में जो फैसला हो जाए तो ये बहुत बेहतर है। तो अगर ये तो हो गया तो समझ लें कि सूबे की जो है ना एक बहरान सूबा एक बहरान से तो टल जाएगा। और अगर वो ना हो सका तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास उनके पास भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और इलेक्शन कमीशन को भी वो चाहिए कि वो ऐसा नाम सेलेक्ट करें जो सबको नासिर काबिल कबूल हो, तो या फिर कोई बहरान ना आए, कि वरना वो जो बहरान है इतना शिद्दत का होगा कि फिर वो वाकई बहुत बड़ा बहरान होगा। क्योंकि पंजाब एक सबसे बड़ा सूबा है जिसकी कहा जाता है कि जिसकी पंजाब में हुकूमत उसकी मरकज़ में हुकूमत है। यासिन साहब, मुझे ये बताएं कि पीटीआई की जानिब से 3 नाम दिए गए लेकिन वो रिजेक्ट हो गए, इसके पीछे क्या स्टोरी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो 3 नाम दिए उन्होंने वो अपने लिहाज से वो ठीक थे ना। अच्छा। मतलब एक तो नासिर खोसा ने तो वैसे ही इनकार कर दिया था, बाकी 2 नाम रह गए। और नासिर खान के मतलब कहा जाता है कि वो ड्यूल नेशनलिटी है उनकी। अच्छा। और अहमद नवाज सखीरा जो है वो इस वक्त सरकारी मुलाजम है। लेकिन ये 2 नाम जो है, इन दोनों में से कोई जो आइन की इसकी ममानत नहीं है, आइन इस मना नहीं करता। इसमें ज़रूरी है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला पंजाब जो है उनका इस पर राज़ी होना, इस पर कायल होना ज़रूरी है। बाकी ड्यू नेशनलिटी भी कुछ नहीं कहती। इससे पहले भी ड्यू नेशनलिटी वाले यहाँ वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और जो सरकारी मुलाजम है उन्होंने तो ख़ास तौर पर कह दिया कि अहमद नवाज सखीरा ने कि मैं कबल अज़ वक्त, क्यों 31 को उनकी रिटायरमेंट हो रही है, उन्होंने कहा मैं कबल अज़ वक्त ही इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो वो भी कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो ये चीज़ें तो आड़े नहीं आएंगी, दोनों चीज़ें। बाकी जो पीटीआई के हैं वो तो उनमें तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो कहते हैं, पीटीआई भी कहती है, अब कुछ गैर जानबदार हल्कों का भी यही ख्याल है कि ये जो नाम है ये जानबदार नहीं है, ये मतलब जानबदार है, इन गैर जानबदार नहीं रह सकते, उनका ख्याल है। बाकी पीटीआई का भी यही ख्याल है। अगर यही सिलसिला रहा तो ये फिर मैं समझता हूँ कि वो ऐसा ना बहरान आ जाए कि फिर संभालते रहें और संभले ही ना। बिल्कुल जी, क्योंकि असम्बलियाँ भी तहलील कर दी गई हैं और उसके अलावा कमेटी भी बना दी गई है, पार्लिमानी कमेटी भी। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं ये एक फॉर्म पर इकट्ठे होकर कोई नाम चूज़ कर सकेंगी? इनमें की जो बामी इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा हैं, इस कदर ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि जो मुआशी बहरान इनकी वजह से है। और इतनी ज़्यादा वो इख्तलाफात आपस में इनके एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो फिर ये लगता नहीं है बज़ाहिर कि वो किसी एक नाम पे मुत्तफ़िक हो सकेंगे। और मुत्तफ़िक ना होने की मुख्तलिफ़ वजूहात है कि उनको पता है कि अगर उनका नाम जो नाम वो तजवीज़ करते हैं, अगर उनमें से कोई आ गया तो वो ज़ाहिर उनकी फेवर करेगा। हालांकि बाद ऐसे भी नाम इससे तारीख़ में आते रहे हैं जो बेशक किसी पार्टी से भी कोई पार्टी भी नाम तजवीज़ करे, लेकिन वो उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने
कभी अपना जानबदारी नहीं की और बिल्कुल वो न्यूट्रल रहे। ऐसे ऐसे नाम भी थे, तो इनमें भी ऐसे नाम है। तो मैं समझता हूँ कि इस बुरान से बचने के लिए अब 2 ही ऑप्शन है, पार्लियामेंट्री कमेटी और इलेक्शन कमीशन। गवर्नर का तो गुजर ही चुका, उन्हें उन पे बहुत जिम्मेदारी है। और दुआ करें कि आज भी है मशावरत, स्पीकर कर रहे हैं, स्पीकर दोनों को बैठाएंगे आज पंजाब असम्बली में। कल तो वो नहीं आए, तो आज वो मशावरत का अमल है पूरा दिन उनके पास, तो देखते हैं उन किस करवट बैठता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हल निकलना चाहिए। जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मुहब्बल वतन जो लोग हैं और जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इसका कोई हल ढूंढें। बिल्कुल जी। सर मुझे ये बताएं कि पीडीएम हमेशा से ये कहती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बली में वापस आए, एक पेज पे बैठ के हम जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करें। जब पीटीआई ने फाइनली फैसला किया वापस आने का, तो 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर हो गए। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे बस यही समझ लें कि एक जब उन्हें पहले तो उन्होंने सोचा कि जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, वो चूँकि उनका अपना ही बंदा है, उन्होंने अगली इलेक्शन भी नून लीग के टिकट से लड़ने का वो ऐलान कर चुके हुए हैं। तो वो अगर वो अपोजिशन लीडर रहता है तो जो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों मिलकर निगरान सेटअप बनाते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन आम इंतखाबात के लिए। तो उनका ख्याल ये है कि अगर ये आम इंतखाबात के इन्होंने अगर करने या आपस में बैठ के, तो वो तो यकीनी अपने बंदे होंगे, तो बेहतर पहले सबसे पहले तो उससे हटाया जाए। उसके लिए तो उन्होंने सोचा हुआ था कि उनके पास 19 बंदे हम 20-22 भेज देंगे। MNA तो ये लीडर अपोजिशन लीडर बदल जाएगा, बाकी भी उनके पास कुछ ओहदे आ जाएंगे। तो अब उसके बाद भी एक ऑप्शन था कि सदर जो है वो, जिसकी वजह से 35 जो मंजूर किए हैं, उनका ख्याल था कि सदर जो है वो उन्हें अतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। जब कोई अतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, 172 MNA चाहिए उनको, अगर 172 की वो स्कोर पूरा नहीं कर सकते तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। जब रन ऑफ इलेक्शन होगा तो चांस बन रहा था फिर जो है वो PTI का एक वज़ीर आज़म बन जाएगा। जब PTI का वज़ीर आज़म बनेगा तो फिर उन्हें ज़रूरी था कि वो 35 बंदे ही निकाल दें। बिल्कुल। अच्छा यासीन साहब, क्या लगता है कि मज़ीद इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे? हाँ, उन्होंने ऐलान तो किया है कि हो सकता है कि चंद दिनों में और भी इस्तीफे मंजूर किए जाएँ, क्योंकि इससे पहले भी एक खेप इस तरह उन्होंने मंजूर की थी अपनी पसंद की कमज़ोर तरीन जिनके हल्कों में पोजीशन थी, तो वहाँ वो इमरान खान जीत गए। अब फिर उन्होंने 35 कर दिए और उन्होंने कहा है कि मज़ीद भी हो सकते हैं, अभी ऐसा इम्कान बाजार नहीं आ रहा। लेकिन जो राजा परवेज़ अशरफ है, स्पीकर कौमी असम्बली है, उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि ये जितने भी लोग हैं इनके हाथ से, अपने हाथ से लिखे हुए होने चाहिए इस्तीफे। अब जो 35 उन्होंने मंजूर किए उनके हाथ से तो लिखे हुए नहीं है। सियासत में सब जायज़ है। मैं कहता हूँ, बल्कि कहते हैं ना, जो मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है। तो जहाँ पाकिस्तान में सियासी जंग शुरू हुई है, इसमें सियासत में सब जायज़ करार दिया जा रहा है। कोई नहीं देख सके मैंने कल क्या कहा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो 35 इस्तीफे आपने जैसे कहा कि उन्होंने कहा था कि हाथ से लिखे हों, फिर भी अप्रूव कर लिए, तो क्या कोई कानूनी रास्ता है कि दोबारा से वो कह दे कि नहीं भाई हमने अप्रूव नहीं किया, रिवर्स कर लें? नहीं, अब तो मंजूर हो गए। अब तो मंजूर हो गए, अब सब कुछ हो गया, सारे फाइनल हो गया सब कुछ। लेकिन ये देखना ये कि अगले जो अगर मज़ीद अगर मंजूर करते हैं इस्तीफे, तो फिर उस पर क्या करेंगे? तो सवाल यही है कि ये जो स्पीकर है इसके पास जो कि बहुत इख्तियारात है, वो उन्होंने अपना जवाबदेही इख्तियारात इस्तेमाल कर, उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और उन्होंने वाकई इस्तीफे दिए हुए हैं और ये मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे आके कहते रहे हैं कि हम इस्तीफे दिए, मंजूर करो। तो उस उन्होंने प्ली ली कि चूँकि बार बार सोशल मीडिया पे भी आगे कहते रहे हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स में कहते रहे, तो इसलिए इनके मंजूर कर लिए गए। तो यकीनी तौर पर अगर मज़ीद मंजूर करते हैं तो वो स्पीकर के पास इख्तियार है, वो कर लेगा। ठीक हो गया जी। यासीन साहब, राजा रियाज ने पार्टी से इनहराफ कर लिया, क्या मामला बना? नहीं, उन्होंने तो राजा रियाज तो बड़ी देर का, उन्होंने तो जिनके पास 19 MNA से मिला के इन्होंने वहाँ जो अपोजिशन लीडर ही बने हुए हैं, ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ के ये मुनहरफीन में से शामिल हैं। इन्होंने अगले इलेक्शन नून लीग या पीपल्स पार्टी से लड़ने का इरादा किया हुआ है। अब देखते हैं वो टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, एक अलग इशू है। अब चूँकि ये राजा रियाज और इनका जो पूरा एक ग्रुप तरीके इंसाफ से मुनहरफ होकर जो इस वक्त बैठे हुए तरीके उसमें कौमी असम्बली में, तो वो यकीनी तौर पर जब इनकी अक्सरियत जब वो अगर वो 19 है तो ये 20-22 भेज देंगे तो उनकी अक्सरियत कम हो जाएगी ना। उसकी अक्सरियत अभी भी कम हो सकती, अभी भी जो 70 MNA तरीके इंसाफ के पास हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए,
तो वो राजा रियाज को हटाने के लिए इनके पास कोई ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होगी, वो फौरी तौर पर हट जाएंगे जो ही वो अगले और स्पीकर को अपने नाम दे देते हैं कि ये आइंदा हमारे ये एमएनए बैठे हुए हैं, लिहाजा अपोजिशन लीडर हमारा बनाया जाए। तो वो मेरे ख्याल में उसमें राजा रियाज की कोई उस वक्त ख़त्म हो जाएगी जब ये अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे और वो मुनहरफ पहले ही हो चुके हैं, उनका केस चल रहा है, वो देखते हैं क्या होता है अदालत के पास। चल सर, मुझे ये बताएं कि काफ लीग के अंदर भी प्रॉपर 2 ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर बात कर ली जाए चौधरी परवेज़ इलाही की, वो कहते हैं कि हमने खान साहब के साथ होना है, जबकि दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन ने कह दिया कि हमसे ला ताल्लुक़ का इजहार कर दिया है। तो ये 2 ग्रुपिंग का क्या सीन है? इसमें भी यह है कि जो मुन्नस इलाही उनके साहबजादे हैं परवेज़ इलाही के, वो बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं इमरान खान के। अच्छा, वो इसी तरह जो चौधरी शुजात है वो PDM के बन चुके हैं, वो जरदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म जो है उनके बहुत क्लोज़ है। अब इसके आपस में ये दोनों जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और आपस में जो बिल्कुल इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर दिए हुए हैं कि अब तो पहले दरमियान में कुछ पैचअप हुआ था, कोई फैमिली के लोग कराते रहे हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा इशू आ जाता है। इससे पहले परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात को सदारत से हटाने की कोशिश की थी, तो बड़ा इशू था। अब फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बयान दे दिया कि जो मुस्लिम लीग काफ है वो PTI में जम हो रही है, जम हो सकती है, जम होने का सोच रहे हैं, तो वो चूँकि पंजाब के सदर है, मरकज़ के सदर तो है, मरकज़ के सदर तो चौधरी शुजात है, तो चौधरी शुजात को उसमें बड़ा उन्होंने इसका बुरा बनाया और उन्होंने दोबारा उसकी रुकनीयत ही मुअत्तल कर दी। उन्होंने शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया कि आप कैसे ये कर सकते हैं, आप तो पंजाब के सदर हैं, सूबे का सदर तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मरकज़ी सदर के पास इख्तियार है और वो चौधरी शुजात के पास इख्तियार है। तो यूँ अभी उनकी रुकनीत मुअत्तल है, शोकॉज़ का उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने फिर मीडिया में आकर कहा कि मैं तो अभी मशावरत के अमल में हूँ, मैंने तो जम करने का अभी जम तो नहीं किया, तो पहले ही शोकॉज़ नोटिस मुझे जारी करके मेरी रुकनीत क्यों मुअत्तल कर दी गई। अब फिर इख्तलाफात जब बाहमी इख्तलाफात अरूज पे हैं, अब यानी इसी तरह बार बार ऊँच नीचे आती रहती है। तो अभी देखना यह है कि क्या अब इनके पास नेक्स्ट तो यही एक रह जाएगी कि जो परवेज़ इलाही ग्रुप है वो नून PTI में चला जाए, PTI में PTI का तो क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में क्या जम होने के चांसेस हैं या नहीं? नहीं, जम हो तो चौधरी शुजात जब तक चाहेंगे नहीं जम नहीं हो सकता, क्योंकि सदर वो हैं और वो नहीं होने चाहिए, वो ना ही होंगे वो। और बस उसका एक ही हल है कि परवेज़ इलाही इसमें शामिल हो जाए और अपने ग्रुप के लिए कुछ टिकटें सूबाई और वो कौमी मांग लें और वो दे दें, तो वो ये ग्रुप ब्रॉस में जा सकता है, जिसका इम्कान भी है, क्योंकि अब इनके आपस में तो इख्तलाफात इतने बढ़ गए हुए हैं। और जब ये पार्टी टिकट देती है ये सेक्रेटरी जनरल की साइन से होते हैं, और वो जो उनके सेक्रेटरी जनरल वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और जब सदर ही नहीं चाहेगा सेक्रेटरी जनरल को, उनके वैसे ही बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो आगे नेक्स्ट जाके इनका आपस में अगले कम अज़ कम इस इलेक्शन की हद तक कोई पैचअप होता बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर ये PTI में के टिकट से ही लड़ेंगे चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप। ठीक है जी, PTI के टिकट से ही लड़ेंगे। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पॉलिटिकल सिचुएशन लाहौर में क्या थी उसके हवाले से तो हमने बात की है। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। रब मेरे दिया उच्चिया शाना, मैं कमी हाँ मैं नहीं माना। रब मेरे दिया उच्चिया शाना, मैं कमी हाँ मैं नहीं माना। लाई मैं उच्चिया नाल यारी रे, लाई मैं उच्चिया नाल यारी रे। मैं हानी वासाई मेरा उच्चा, मैं हानी वा मुर्शद मेरा उच्चा। पीरा हो पीरा, पीरा
गलियां शाना वाले आ पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा मेरे हाथ कटोराए लसीधा मेरा पीर नजफ बीच वसीधा शाना वाले आ पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा हो पीरा जबरदस्त जी। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा फ़न और फ़नकार, जिसमें हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ फ़नून में अपनी सलाहियतों का सिक्का बनवाने वाले ज़बरदस्त टैलेंट से करवाते हैं, जिसका फ़न देखते ही इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है और दिल दाद दिए बिना नहीं रह सकता। नाज़रीन, बिलाशुबा पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि आज तक दुनिया में जितने भी फ़न और हुनर के शोबाजात हैं, उनमें पाकिस्तान का झंडा बुलंद लहरा रहा है। और अगर मौसीकी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने दुनिया को इतने नामवर गुलकार और मौसीकार दिए हैं कि दुनिया में उनकी कोई मिसाल नहीं। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े मौसीकी के मुकाबले ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 3 बार पहली पोजीशन हासिल की है, 3 गोल्ड मेडल्स और 26 नेशनल लेवल के टाइटल्स भी अपने नाम कर चुके हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़िक सोसाइटीज़ को हेड किया है, ट्रेनिंग दी है और मुतअद्दिद बार बैटल ऑफ बैंड्स भी जीते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर नुमान अली। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक। इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स, इतने टाइटल्स अपने नाम कर लिए इतनी कम एज में। बस अच्छे टीचर्स मिले अच्छा। तो उनकी बदौलत बस ये अचीवमेंट्स आ गई। ठीक है, कितनी देर हो गई आपको नुमान सिंगिंग करते हुए? मैं स्कूल लाइफ से ही, मतलब स्कूल से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ। अच्छा। और मतलब बचपन से प्रॉपरली सीखना शुरू किया म्यूज़िक, अच्छा। और अभी तक सीख रहे हैं। और बस अच्छा, किस एज में आपने सीखना स्टार्ट किया था? मैं आई गेस 7 ईयर ओल्ड था। अच्छा। और स्कूल में मतलब अनइंटेंशनली म्यूज़िक की तरफ आया था। तो सब ने देखा कि टैलेंटेड है ये, अच्छा। खास तौर पे मेरे स्कूल वालों ने। हाँ। तो फिर घर पता चला कि अच्छा गा सकता है, अच्छा। तो फिर घर वालों ने सपोर्ट किया। तो स्कूल में क्या करते थे? नाते वगैरह पढ़ते थे या डिफरेंट इवेंट्स वगैरह होते थे उसमें सिंगिंग करते? नहीं, कुछ नहीं करता था स्कूल में, बस शरारतें करते थे। और अच्छा। ऐसा हुआ कि एक टीचर थी हमारी, तो वो मेरे कज़न से उन्होंने कहा ये गाता है। अच्छा। हालांकि मैं गाता नहीं था उस टाइम पे, अच्छा। अच्छा। बस तंग कभी कर मस्जिद रहे में थे कोई वो। नात पढ़ ली या इस तरह का कोई सीन हो जाता, तो उन्होंने कहा ये इसकी आवाज़ अच्छी है। तो टीचर ने ना जोर देकर कहा कि सुनाओ कुछ। अच्छा। तो उनके कहने पे फिर मैंने एक शर्त रखी कि मैं फेस पे कोई कॉपी रख के इस तरीके से कुछ अच्छा, शाय थे सुनाऊंगा। आप? शाय नहीं था, मतलब इस चीज़ में शाय हो गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने सुनाया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। उन्होंने फिर आगे टीचर्स को बताया, फिर आगे फ़न फेयर आया हमारा, वहाँ परफॉर्म किया। अच्छा। फिर वहाँ से करते 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 फिर यहाँ बैठे। जबरदस्ती। जो जब स्कूल में स्टार्ट किया उसके बाद टीचर ने फैमिली में बताया कि भी बहुत अच्छा गाता है। बिल्कुल, हमारा मैंने जैसे कि बताया फ़न फेयर था, तो स्कूल में तैयारी की मैंने घर से छुप के। अच्छा। तो जिस दिन फ़न फेयर था सारे पेरेंट्स आए हुए थे, तो हाँ। घर वालों ने देखा ये कहाँ आ गया ये है। कहाँ से आ गया है? तो मैंने बिल्कुल। खैर परफॉर्म किया, तो सारे म्यूजिशियंस मुझे मतलब काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी अच्छा गा रहा है लड़का। तो 4 बार मुझे स्टेज पे ना बुलाया गया। अच्छा। तो मतलब दोबारा ऑडियंस कह रही है जी वंस मोर। तो मैंने कुछ 4 बार परफॉर्म किया स्टेज पे आके। तो मैं पहले तो अपनी अम्मी से डरा हुआ था कि उन्होंने डांटना है। अच्छा।
खैर उन्होंने वो भी खुश हुई काफ़ी, अच्छा। तो बस फिर म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया। और मैंने बचपन में मतलब पीटी भी परफॉर्म किया पहले, जबरदस्त। तो बस फिर इस जब तरह। आपने कॉलेज में फन फेयर में स्कूल में गाया था, उसके बाद आप घर गए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैम मैं परफॉर्म कर रहा था तो ऑडियंस मुझे ना मतलब सारे पैसे दे रहे हैं आगे, अच्छा। ऑडियंस में कि हाँ। बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं डरता डरता घर जब पहुंचा हूँ तो मुझे सिर्फ पेरेंट्स चले गए थे घर वापस, क्योंकि मेरे सारे बहन भाई उधर ही पढ़ते थे, बड़े भी। ठीक है। तो मैं उनके साथ तब जब घर की दहलीज पे पहुंचा हूँ ना, तो मैंने कहा मैं अम्मी के सामने नहीं जाना। तो खैर उन्होंने कहा कुछ नहीं कहती। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे कुछ ना कहना। बिल्कुल। तो खैर उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, आप बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। अच्छा, तो बचपन से नुमान आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मिस मैंने बचपन से मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना। अच्छा, मतलब जबरदस्त। मेरे टाइम के जो गाने थे मैं वो नहीं सुनता था, मैं अपने से पुराने गाने सुनता होता था, मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो उनका कुछ सुना सकते हैं हमें आप? हाँ, मैंने जो फर्स्ट जो सॉन्ग गाया था ठीक है। अपनी लाइफ का, जो पहला सॉन्ग था मोहम्मद रफ़ी साहब का ही था वो। जबरदस्त। तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल जी, गुनगुनाएं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। जबरदस्त जी, क्या बात है आपकी। नुमान मुझसे ये बताएं कि स्टार्टिंग से ही कवर्स ही आप गाते थे, उसके बाद प्रॉपर अपने सॉन्ग्स भी आपने स्टार्ट किए? जब मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया तो फिर मतलब मैंने कोशिश की, मेरे टीचर हैं अच्छा। उनका मतलब सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। ताहिर इकबाल साहब उनका नाम है, गवालियार घराने से। अच्छा। तो उन्होंने मतलब कुछ इस तरह की मुझे चीज़ें सिखाई जिससे बंदा सिर्फ गाने कवर्स ना करे, मतलब कंपोजिशन की तरफ भी है। तो मैंने काफ़ी गाने कंपोज भी किए, अपना भी कंपोज किए काफ़ी गाने, और मेरे उस्ताद जो हैं उनकी भी मैंने काफ़ी कंपोजिशंस वगैरह उनसे सीख कर फिर गाई। तो मतलब आजकल तो ये है कि बस करते रहते हैं, खुद कंपोज करते हैं, लिरिक्स भी थोड़े बहुत लिख लेते हैं। तो अभी तक कितने कंपोज किए आपने गाने आप? मैंने गाने तो काफ़ी कंपोज किए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली मेरा एक गाना है, ठीक है। एक बारी आजा के नाम से है, पंजाबी सॉन्ग है। चलें जो सुना दे हमें फिर। जिथों
ਜਿੱਥੋਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗਦਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਸੰਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਰੁਕ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਾਨੀਆਂ। ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਰੀ ਏ, ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਰੀ ਏ, ਅਸਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਲਾਹੌਰੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਕਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਕਮਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜਾਲ। ਉਹਦੀ ਨਾਗਨੀ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਕਜਰੇ ਦੀ ਨਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ढोल जानिया। क्या बात है जी, परफेक्ट। लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे और जिस तरह से आपने गाया भी था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। नुमान में से ये बताएं अब कि नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी? फ्यूचर प्लानिंग्स ये हैं कि म्यूज़िक करना है कंटिन्यू। अच्छा। और मेरा शौक़ है लाइक बिज़नेस करने का भी, तो बिज़नेस के साथ मतलब म्यूज़िक भी साथ है। मतलब ये तो शौक़ से एक आगे का स्टेप होता है ना, वो हो गया। मतलब म्यूज़िक के बगैर अब मतलब हमारी रातें नहीं गुजरती जब तक दिन में म्यूज़िक ना कर ले। तो ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यानी फुल टाइम आपने सिंगिंग को ही परस्यू करना है नेक्स्ट। हाँ, ज़बरदस्त हो गया जी। वी विश यू गुड लक नुमान। इसी तरह से आप अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते रहे और हमें भी सुनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। नुमान, जाते जाते मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है वो आप मुझे सुना दें। आतिफ असलम साहब का दहलीज़ दिल पे। दहलीज पे मेरे दिल के जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। ओ सच्ची सी है ये तारीफ,